आप सब हमेशा बोलते हो कि मैं न्यू लॉ स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग लॉ में आना चाहते हैं, जो लोग फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं या जो लोग लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ आजकल। सो हियर इज़ वन वीडियो फॉर यू। वैसे आपने सबको बोलते हुए ऐसा सुना होगा कि हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ये एवरेज लॉ स्टूडेंट्स, टॉपर्स, जिनका बहुत इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट डेवलप करना है, वो सभी लोग देख सकें। बट ये वीडियो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है। ये जो बेयर एक्ट रीड करने का वे है, जो ये तरीका है, ये मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप आज बेयर एक्ट, किसी भी बेयर एक्ट को पहली बार देख रहे हो, तो भी आपके लिए ये वे एकदम सफिशिएंट है। एंड इनफैक्ट अगर आप जुडिशियल सर्विसेज या किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भी आपके लिए ये तरीका एकदम सफिशिएंट रहता है मेरे हिसाब से। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फॉलो। सो अदर्स में टेल यू, दे मे टीच यू हाउ टू रिमेंबर द सेक्शंस, हाउ टू रिमेंबर द प्रोविजंस ऑलवेज, but I guarantee you that if you follow this way that I follow, that I have been following in my life, then you will not need to remember the laws. Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. We are going to learn the perfect way to read a Bear Act. I believe every Bear Act, every legislation has to be read in a chronological order. And my way is that I have divided that order into 6 steps. So these 6 steps will help you read a Bear Act very effectively. The first step in my series is reading the title of it first. Now when I say read the title, I mean the long title of the Bear Act. अब उस टाइटल को पढ़ के सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मैंने टाइटल पढ़ लिया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब मुझे वहाँ दिखा 1872, तो मुझे पता लगाना है कि क्या ये 1872 सबसे पहला वो ईयर है, वो साल है जब ये एक्ट या ये लेजिस्लेशन इस सब्जेक्ट पर पहली बार आई थी, या इससे पहले भी इस सब्जेक्ट पर कोई लेजिस्लेशन रही है। जैसे जब हम सीआरपीसी की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि सीआरपीसी का ओल्ड कोड भी था, तो हमको सबसे पहले पता लगाना है कि क्या ये लेजिस्लेशन किसी पुरानी लेजिस्लेशन को रिपील करके लाया गया है, या फिर किसी 2-3 पुरानी लेजिस्लेशंस को रिपील करके लाया गया है, या फिर दिस इज़ द फर्स्ट एवर ऑन द सब्जेक्ट। तो टाइटल पढ़ते ही आपको ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है। ये चीज़ ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है उसे देखो। इंडेक्स में कहीं पे आपको रिपील के नाम से कोई क्लॉज दिख रहा हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस लेजिस्लेशन ने कौन सी पुरानी वाली लेजिस्लेशन को रिपील किया है। अब आपने ये पता लगा लिया टाइटल पढ़ के। टाइटल पढ़ के आपको दूसरी चीज़ और पता लगानी है। अब आप जब बेयर एक्ट को देख ही रहे हो, तो आपको बेयर एक्ट के सारे पेजेस आगे आगे करके देखने हैं, और उन पेजेस में आपको ये देखने की कोशिश करनी है कि इस एक्ट में फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था। ठीक है, अब आपको फुटनोट्स में दिख जाएंगे अमेंडमेंट्स और उसके ईयर भी, तो आपको जो फर्स्ट ईयर दिखे वही आपका फर्स्ट अमेंडमेंट का ईयर होगा। और आपको ये भी देखना है कि इसमें लास्ट यानी कि लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी तक कब आया। जो आपको लेटेस्ट ईयर दिखेगा वही लेटेस्ट अमेंडमेंट होगा। अब मुझे लगता है आपको इसी स्टेप पे पता कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में ही। इस समय पे आप गूगल सर्च करो। आई वोंट सजेस्ट यू टू गो टू द textbook of the subject, because that will be very vast for you at this stage. You need to search on Google as to why the first amendment came into place, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला अमेंडमेंट इस साल में आया तो क्यों आया, ज़रूरत क्या पड़ी, और ये जो आखिरी अमेंडमेंट है ये भी क्यों आया, इसकी भी क्या ज़रूरत थी। इससे आपको पता लग जाएगा पहली बार चेंज कब हुआ और लेटेस्ट अभी चेंज कब हुआ और क्यों हुआ। यू नीड टू नाउ सी द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द बेयर एक्ट। अब आपने पहले जब टाइटल पढ़ा था तो भी आपने ईयर देखा था, बट वो ये जानने के लिए कि रिपील हुआ या नहीं, अमेंडमेंट कब आया। अब आप ये जो ईयर ऑफ एनैक्टमेंट देखोगे, इसको आप ये जानने के लिए देखोगे कि इस ईयर में ये जो ईयर है इसमें और ईयर ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द एक्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो कई बार होता है कोई एक्ट एनैक्ट तो हो गई, लेकिन वो जो फोर्स में आई यानी कि वो जब एक्चुअली अप्लाई होना शुरू हुई, तो उसके आने के, उस लेजिस्लेशन के पास होने के वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद हुआ है। तो यू नीड टू फाइंड अ रीज़न टू दैट। आप अगेन इसके लिए भी गूगल सर्च करो, आपको पता लग जाएगा कि ये एक्ट, ये लेजिस्लेशन, ये लॉ स्टॉल क्यों हुआ, कहाँ पे स्टॉल हुआ, क्या रीजंस रहे थे, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था।
ये सब आपको बहुत पहले पता कर लेने की ज़रूरत है, ये समझने के लिए कि एक्ट का एक्चुअली इंटेंट क्या है। एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो हमको ना शुरू में हमेशा एक्ट के शुरू में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पढ़ाया जाता है। तो वही है अब हमारा थर्ड स्टेप। इसमें थर्ड स्टेप में हमें एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना है। ईयर ऑफ एनैक्टमेंट को जानने के बाद, ईयर ऑफ एनैक्टमेंट और ईयर ऑफ कमिंग इनटू फोर्स को जानने के बाद एक्चुअली जब हम अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जानेंगे तो उसके लिए हमें एक्ट का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ज़रूर पढ़ना है। हर एक बेयर एक्ट के शुरू होने से पहले आपको 2-3 पेजेस मिलेंगे, इनफैक्ट इंडेक्स से भी पहले, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस लिखा होगा। यानी कि जब भी एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, जब भी एक लॉ इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो वो उसका एक रीज़न दिया जाता है। एक पूरा आपको रीज़न, एक लेटर की तरह से रीज़न दिखेगा जिसमें पॉइंट्स में रीजंस होंगे कि इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या छोटा छोटा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखेगा, जो कि अगर आप इलेबोरेट करके पढ़ना चाहते हो तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में या और आर्टिकल्स में मिल जाएगा। तो जब आप ये ईयर ऑफ एनैक्टमेंट अपना जान लोगे, ईयर ऑफ कमिंग इनटू फोर्स जान लोगे, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आ जाना है एक्ट के। आपको इनफैक्ट ये भी पता लगाना है कि किस किस हाउस में ये बात हुई, किस मेंबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया, अगर ये बिल लैप्स हुआ इस लॉ का बार बार तो वो क्यों हुआ, क्या उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन, हिस्टोरिकल सिचुएशन चल रही थी। अब जो मैं IOS यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात कर रही थी, इसका मतलब है कि जब भी हम जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जब भी हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, मान लो कि आपके करियर में आप एक ऐसे टाइम पे आ गए हो जब आपके लॉ, जब आप एक लेजिस्लेशन से रिलेटेड एक केस तो लड़ ले हो, लेकिन उसमें एक वर्ड है जो कि क्लियर नहीं है, अब वहाँ क्लैरिटी नहीं है, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स बोलते हैं कि आपको उस एक्ट के ऑब्जेक्ट्स पे जाना होगा। अगर लिटरली आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा ना, उसका पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या बोलना क्या चाहते हैं, तो आपको उसके ऑब्जेक्ट्स पे जाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में जाके देखो, हाउस में जो डिबेट हुई है वहाँ जाके देखो कि यार इसको लाने के पीछे का कारण क्या था। तभी मैंने बोला कि ये एक ऐसे तरीके, अगर इस तरीके से आप बैराक पढ़ोगे तो आपको सेक्शंस को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि ये एक्ट इस क्रोनोलॉजी में क्यों है। इसमें अभी तो आप एक बेयर एक्ट रीड करना सीख रहे हो और उसके लिए भी इतना सिस्टम चाहिए, इतना डिवोशन चाहिए और एक प्लान चाहिए। तो अगर आप में से जो लोग हैं जिनको लगता है अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं कि मुझे जुडिशल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है या मुझे डेफिनेटली जुडिशल सर्विसेज को क्रैक करके ही रहना है, मुझे उसे पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना है, कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों को एक प्लान चाहिए, प्लान ऑफ कोर्स आप लोग भी बना सकते हो, बट अगर आप किसी एक्सटर्नल एड को, एक्सटर्नल हेल्प के लिए सर्च कर रहे हो, तो लॉकडाउन में जो बेस्ट चीज़ हुई है ना अभी तक जो मेरी नज़र में आई है वो है अनअकैडमी। इतने सारे कोर सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड क्लासेस, बाकी के जो माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर एक्ट्स, माइनर लेजिस्लेशंस हैं उनके लिए तो क्लासेस होती ही हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी लेके आए हैं जिनमें से एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। और ये जो ऑफ़र है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई में भी पता नहीं कि कब इसकी एक्सटेंडेड डेडलाइन ख़त्म हो जाए। जब आपको इतने अच्छे पढ़ाने वाले लोग मिल रहे हैं, आप ज़रूर इन सब फेसेस को पहचानते होंगे जो मैंने अभी अभी आपको स्क्रीन पे बताए। और अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस हाइक की डेडलाइन भी एक्सटेंड हो गई है, अभी आप पे जुलाई का भी टाइम है। तो अगर लगता है कि एक एक्सटर्नल एड चाहिए तो मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप अनअकैडमी को ज़रूर कंसिडर करो। मैंने पर्सनली देखा है कि प्लान्स कैसे हैं, मैंने प्राइजेस को भी पर्सनली रिव्यू किया है और कंपेयर किया है। तो कोड यूज़ करो VLOGish अभी आज और 10% ऑफ भी। फोर्थ पार्ट दैट यू नीड टू रीड इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट. Just like any other, just like our constitution, the preamble of every other statute is very important, because I believe that preamble is something that represents the aspirations of that statute or that legislation. वो aspirations ही आपको throughout the act fulfill होते हुए मिलेंगे। preamble कुछ ऐसे objects आपको बता देगा, मतलब main motive बता देगा act का कि 1 2 3 ये सब हम करना चाहते हैं। हमेशा हर एक preamble को आप points में divide करके पढ़ो कि इस act के ये objectives रहेंगे। और जब भी आप सेक्शन पढ़ते जाओ ना, जहाँ पे आप वो नोट्स बना रहे हो ना, जहाँ पे आपने लिख लिया preamble, उसमें
उसमें आपने अपने फॉर एग्जांपल आपने 3 एस्पिरेशंस डिवाइड कर दिए कि ये वाला जो एक्ट आया ये एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए लाया है, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी करने के लिए आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 2 हो गए, फिर आपने एक्ट पढ़नी शुरू करी। एक्ट पढ़ते हुए आपको लगा कि हाँ सेक्शन 6 मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है, सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको चेक के थ्रू करना पड़ेगा, आपको वो कैश में नहीं करना। तो उस सेक्शंस को आप डिवाइड करते जाओ कि ये सेक्शन हाँ ब्लैक मनी को के एक्यूमुलेशन को कर्ब करने के लिए, ये सेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए। तो एक बार आप जब ये प्रियम्बल पढ़ोगे तो आप अपनी एक्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी देख लोगे और उस स्ट्रक्चर को समझोगे कि प्रियम्बल की एस्पिरेशंस को किस तरह से फुलफिल किया गया है। अब जब आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शंस पढ़ के ख़त्म हो जाता है और आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि इस एक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों बनाया गया है, इसमें इतने चैप्टर्स क्यों हैं, हर चैप्टर में इतने सेक्शंस क्यों हैं, इसको इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, एक्ट के पीछे के कुछ मोटिव्स होते हैं और उन्हीं मोटिव्स से वो पार्ट्स आ जाते हैं निकल के, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले जिस सेक्शन पे जाओगे वो हमेशा आपका डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज होना चाहिए, अगर है तो। डेफिनेशन क्लॉज में इस टाइम पे मुझे पता है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो कि जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं जो कि कंक्लूसिव नहीं होते अपने आप में, जिनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिन पे आपको केस लॉज भी मिल जाएंगे जिनको जुडिशरी ने बार बार इंटरप्रेट किया है। बट अभी जो मैं आपको कह रही हूँ इस 5th स्टेप में आपको उस इंटरप्रिटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस आपको अपना पूरा डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से रीड कर देना है। और जब आप डेफिनेशन क्लॉज रीड कर रहे हो तो उसमें आपको सारी डेफिनेशंस के लिए, जैसे होता है ना एक बॉक्स बना के आपको सारी डेफिनेशन के कीवर्ड्स लिखते चले जाने हैं। सिर्फ इतना करना है स्टेज पे। लास्ट स्टेज अब बचा हुआ है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों हमने इस स्टेज में सिर्फ इतना ही किया। सो द लास्ट एंड द 6th स्टेप टुवर्ड्स रीडिंग द बेयर एक्ट. Now is the time to open the textbook. Now when you're opening the textbook, you already know the structure of the Bear Act, you already know the historical background, you know the year of enactment, you know a lot of things about the act, you know how it was discussed in the houses, how it was passed, who introduced it, who made attempts to stall it. Lastly, when you're opening the textbook, you're trying to understand the Bear Act नॉट स्ट्रक्चर वाइज बट कॉन्सेप्ट वाइज. सो गो टॉपिक वाइज. जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हो तो आपको टॉपिक वाइज, आपको ऐसे नहीं बोलते चलो सेक्शन 1 पढ़ते हैं, अब 2 पढ़ते हैं, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ेंगे. हम टॉपिक्स को क्लब करते हैं. जैसे कि हम टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन अग्रीमेंट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम अगर व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, 2H पढ़ के हम रह जाएंगे. हमें कंसिडरेशन समझना भी ज़रूरी है, 2D. उसके बाद हमें एक्सेप्टेंस समझना भी ज़रूरी है, ऑफर, प्रॉमिस, ये सब चीज़ें तो समझनी ज़रूरी है ही. साथ में हम आगे वो वाले सेक्शंस भी करेंगे जैसे सेक्शन 10. फिर हम आगे फ्री कंसेंट वाले सेक्शंस भी करेंगे, फ्रॉड, कोर्जन, ये सब वाले सेक्शंस भी करेंगे, क्योंकि यही सब तो है जो मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है. तो इसी तरह से आपको अब टॉपिक वाइज जाना है. आपको टेक्स्ट बुक ये समझाएगी कि आप कॉन्सेप्ट वाइज कैसे जाओ. अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू प्रिफर स्टूडेंट एडिशन टेक्स्ट बुक्स, बट आई वुड really suggest you to definitely go for a commentary on द सब्जेक्ट. एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट की आप एक कॉमेंट्री से पूरी तरह से फेमिलियर होने चाहिए. ये आपको आगे जब आपको लीगल रिसर्च की फील्ड में जाना है, जब आप इन द प्रोफेशन आ चुके हो, जब आपको किसी केस के लिए रिसर्च करनी है, जब आपको जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे. या जब आपको कभी एग्ज़ाम्स देने हैं, जैसे आगे जाके आप लाइफ में शायद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे AOR एग्ज़ाम देना है या फिर मुझे रिसर्च रिलेटेड या किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है. अब जब आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आप देखोगे कि इस टॉपिक के अंडर मुझे कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं और फिर उन सेक्शंस के की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो सेक्शंस कौन से चैप्टर से हैं. अब जब आप ऐसे करोगे ना, आपको अपने आप रियलाइज़ होता जाएगा कि ये क्यों हम इंटर रिलेशन में पढ़ रहे हैं. एक बेयर एक्ट को फाइनली इंटर रिलेशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ बेयर एक्ट रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा. इसलिए टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना भी बहुत ज़रूरी है. अब चलो टेक्स्ट बुक का काम हो गया, एंड आई नो टेक्स्ट बुक में केस लॉस भी होते हैं, जजमेंट्स भी होते हैं, जजेस के ओपिनियन भी होते हैं और रेलेवेंट पैराग्राफ्स भी दे रखे होते हैं. लेकिन दिस इज़ माय सजेशन कि आपको एक टॉपिक के अंदर टेक्स्ट बुक में जो एक ऐसा केस लगे कि आपको लगे कि यार ये तो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है एंड दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट, उस जजमेंट को आपको मैंडेटरीली
पूरा रीड करना ही है, कैसे भी करके आपको उसकी जजमेंट की कॉपी निकालनी है, रीड करना है और उस पर नोट्स बनाने हैं। अब सुनो, जो रेलेवेंट पैराग्राफ है उसको पूरा अपनी कॉपी में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो उसको वो प्रिंट आउट करके आप अपने नोट्स के साथ पेस्ट कर लो, क्योंकि वो रेलेवेंट पैराग्राफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, टाइप्ड या रिटन, ठीक है। लेकिन उसके फैक्ट्स का आप नोट्स बना लो ताकि आपको याद रहें। शुरू में मैं फैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर बिगिनर, इफ़ यू आर अ न्यू लॉ स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने एक वो वाली मेजर वाली लैंडमार्क वाली जजमेंट पढ़ ली। दूसरी जो आपको जजमेंट पढ़नी है वो है लेटेस्ट जजमेंट, यानी कि आपको जो भी उस टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ना, नए एडिशन की टेक्स्ट बुक पढ़ना पहले तो, और नहीं है तो लाइब्रेरी से रेफ़र कर लेना, वरना गूगल सर्चेस करना कि इस पर सबसे नया केस क्या है। फिर उसके बाद जब आपको एक सबसे ज़्यादा नया केस लॉ मिल जाए, उसको भी आपको इन फुल रीड करना है और उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। उसके रेलेवेंट पैराग्राफ्स निकाल लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं उसके, हैंड रिटन, टाइप्ड, जैसे भी आपको पसंद आए, ठीक है। 2 केस लॉज ऑन 1 सब्जेक्ट, जो आपको पूरा पूरा जजमेंट से रीड करना है। इसके अलावा आपको अपने जो भी आपके बुक्स में केसेस हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में केसेस हैं, या आपको जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड केस लॉज हैं, उनको भी करना है रेफ़र। आई वुड सजेस्ट कि पूरा जो अच्छे से हम केस को समझते हैं ना, वो एक टॉपिक पे 5 होने चाहिए। उन 5 में से 2 तो आपको इन फुल रीड करने हैं और 3 आप बुक में से ले लो, मतलब बुक में से आप रेलेवेंट पार्ट उसका पढ़ लो, उतना सफिशेंट होगा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप एक सब्जेक्ट पे हर जजमेंट की फुल कॉपी नहीं पढ़ सकते हो, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। अब जब ये जजमेंट पढ़ रहे हो ना, तो आप बेंच की भी अंडरस्टैंडिंग लो कि ये जजमेंट किसने डिलीवर किया है, क्या वो बेंच था, कौन जजेस थे, ये डिलीवर किस बेंच ने की है, और ये जजमेंट ऑथर यानी कि मेजॉरिटी ओपिनियन और माइनॉरिटी ओपिनियन ऑथर किसने की है। अगर 3 जज हैं बेंच में तो तीनों तो नहीं लिखते हैं ना हमेशा, जिसने लिखी है आप उनके बारे में भी समझो। अगर आपको दिख रहा है कि इन जज ने इस वाले सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा जजमेंट्स दिए हैं, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में इनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा और उनके बारे में जानने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपको ना आगे जाके जब कहीं डिस्कशंस होते हैं, कोई डिबेट्स होती हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपको पर्सनैलिटीज़ को समझने में भी हेल्प करती हैं। यहीं पे हमारा ख़त्म होता है 6 स्टेप वाला तरीका, जिसपे कि हम स्टैट्यूट, बेयर एक्ट, जो भी आप बोलो, लेजिस्लेशन, जिसको हम इस तरह से रीड करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वे, आई होप यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ कमिंग ऑन दिस चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस कंसेप्ट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, मैं कम्युनिटी पे भी आजकल पोस्ट करने लगी हूँ, तो वहाँ पे भी जाके प्लीज़ रिप्लाई किया करो। और मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो और मैं कई बार उसे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं यार सेलेक्ट नहीं कर पाती बहुत बार तो कि मैं किसको रिप्लाई करूँ, किसको नहीं करूँ। आई नो यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो कम्युनिटी पे पूछो यार, आई विल आंसर देम देयर। कमेंट्स में पूछो, मैं तो कमेंट्स सारे आंसर करती हूँ, बहुत कम कमेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कुछ अच्छा बोलना है तो भी कमेंट डाउन, बहुत अच्छी बात होती है किसके बारे में कुछ अच्छा बोलना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।